अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट या लोकतांत्रिक पुनरुत्थान इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12th का है। तो हमारे चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसके क्या परिणाम निकले। जैसा कि सभी को पता है कि भारत के अंदर 1975 में आपातकाल लगाया गया था, और ये जो आपातकाल लगाया गया था आर्टिकल 352 के अनुसार लगाया गया था। किसके अनुसार? 352 के अनुसार लगाया गया था, जो अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। इस आपातकाल के क्या परिणाम निकले? इस आपातकाल के कारण देश के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन बड़े नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जैसे नेता शामिल थे। इस आर्टिकल के माध्यम से, यानी कि इस आपातकाल के माध्यम से देश के जो लोगों के मौलिक अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। उसमें जो आर्टिकल 19 था, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 को समाप्त कर दिया गया। इसी में ही जो प्रेस का अधिकार भी आता है। तो जो प्रेस पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो न्यूज़पेपर थे उन सभी पर रोक लगा दी गई। अगर कोई न्यूज़पेपर अखबार छापता था या कोई खबर छापता था, उस खबर को पहले सरकार को बताना होता था, और अगर सरकार उस खबर को छापने से मना कर देती थी तो कई ऐसे अखबार थे जो उस खबर के लिए एक स्पेस पेपर में छोड़ देते थे। लोगों के मौलिक अधिकार भी निष्ठ कर दिए गए, यानी कि खत्म कर दिए गए। और इस आपातकाल का एक परिणाम यह भी निकला कि देश के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो 1976 में किया गया था। इस संविधान के माध्यम से यह कहा गया कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इसके पद के निर्वाचन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो सरकार का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं, ये देखो आप लोगों को जेल में डाल दिया गया था। सेंसरशिप लगा दी गई थी पेपरों के ऊपर, यानी कि सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छाप सकता था। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, उनसे उनके जो बोलने की स्वतंत्रता थी या भाषण देने की स्वतंत्रता थी वो उस समय छीन ली गई थी। इसके बाद आता है, क्या आपातकाल जरूरी था, सही था? अब यह प्रश्न बनता है। 1975 से पहले देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर कभी भी कोई आपातकाल नहीं लगाया गया था। इससे पहले देश में आपातकाल 1962 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1962 में, जब हमारा युद्ध चाइना के साथ हो रहा था, और यही आपातकाल जो है 1965 तक चला था। इसके बाद इंदिरा के समर्थक, यानी कि जो इंदिरा गांधी के जो समर्थक थे, वो कह रहे थे कि देश के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराने में लगे हैं। तो समर्थक कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि सरकार को गैर संवैधानिक तरीकों से गिराया जा सके। इसी प्रकार इंदिरा गांधी ने भी शाह आयोग को पत्र लिखा कि देश में कई ऐसी ताकतें हैं, विरोधी ताकतें हैं, जो उनको काम नहीं करने दे रही और गलत तरीके से उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। आपातकाल की कुछ आलोचक भी थे, तो वो आलोचक क्या कह रहे हैं कि सरकार का विरोध जनता का अधिकार होना चाहिए। वो कहते हैं कि देश के अंदर, जिस देश के अंदर लोकतंत्र होता है, वहाँ देश के सभी नागरिकों को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है, क्योंकि स्वतंत्रता से लेकर आज़ादी तक देश में कई आंदोलन हुए जो कि सरकार के खिलाफ किए गए थे। आलोचक ये भी कहते हैं कि बिहार और गुजरात के जो आंदोलन थे वो कैसे आंदोलन थे? वे आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन थे, तो जिनको सरकार द्वारा हद में लाया जा सकता था। निजी ताकत को बचाने के लिए, अब जो आलोचक है वो ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी निजी ताकत को बचाने के लिए आर्टिकल 352 का प्रयोग किया था, यानी कि संविधान का गलत प्रयोग करा था। किसने? इंदिरा गांधी ने अपनी निजी ताकत को बचाने के लिए। एक पार्टी थी सीपीआई, कौन सी? सीपीआई पार्टी थी, जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में शामिल थी। तो वो कहते हैं, यानी कि जो सीपीआई थी, वो कहते हैं कि जेपी ने जो
आंदोलन की अगुवाई की थी, यानी कि जिस आंदोलन की अगुवाई की थी वो है आंदोलन मध्यम वर्ग का आंदोलन था। और यह मध्यम वर्ग कांग्रेस की जो नीतियां थी उन सभी नीतियों के खिलाफ था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने यह भी माना कि उन्होंने जो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था वो गलत था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आपातकाल के सबक। लोकतंत्र को खत्म नहीं किया सकता। भारत जो कि विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। जब 1975 में 352 आर्टिकल शुरू किया गया, यानी कि लागू किया गया, यानी कि आपातकाल लगाया गया, तो देश के लोग अब सोचने लगे थे कि देश में अब आपातकाल लागू कर दिया गया है और अब इस आपातकाल को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता और देश के अंदर से लोकतंत्र क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। लोगों के मन में ऐसी भावना आने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद देश में से आपातकाल को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कहा जा सकता है कि भारत में से लोकतंत्र को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी कि कभी भी विदा नहीं किया जा सकता। आपातकाल के लिए मंत्रिपरिषद लिखित रूप से सलाह देगा। संविधान में बदलाव किया गया। अंदरूनी आपात सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है और इसके लिए सलाह मंत्रिपरिषद को लिखित रूप से देगा। ऐसा फिर कानून बनाया गया। नागरिक अधिकारों के संगठन वजूद में आना। जब देश के अंदर आपातकाल लगाया गया तो जिसकी वजह से देश के नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से देश के अंदर कई नागरिक संगठन वजूद में आ गए, क्योंकि इस समय जो देश की जो न्यायपालिका थी वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई थी। इसके बाद देखते हैं 1977 में देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं दोबारा। जो विपक्ष था उसने लोकतंत्र बचाओ का नारा लोगों के सामने रखा। इस बार क्या होता है, 1977 में सभी विपक्षी पार्टियां, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी, वो सभी एक साथ आ जाती है और सभी मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम था जनता पार्टी। ये सभी जो जनता पार्टी के जो नेता थे ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और वह सभी नेता या वह सभी कांग्रेस के नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, उन्होंने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी का नया नाम था। जो नेता आपातकाल के खिलाफ थे कांग्रेस के। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस चुनाव हारती है। कांग्रेस को 1977 के जो चुनाव हुए थे उसमें कुल में 154 सीटें मिलती है। वहीं विपक्षी दलों को इसमें 330 सीटें मिलती है, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार होती है। इंदिरा गांधी जो रायबरेली में थी वो हार जाती है। वहीं उनके पुत्र संजय गांधी जो कि अमेठी से चुनाव आ जाते हैं और कांग्रेस की हार के बाद देश के एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और इस प्रकार देश में पहली बार 1977 में एक गैर कांग्रेसी सरकार सामने आती है। अब हम बात करेंगे जनता पार्टी की सरकार। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद, जो कि 1977 में हुई थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई के साथ साथ जगजीवन राम और चरण सिंह भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन अंत में मोरारजी देसाई को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन फिर भी पार्टी के बीच में या पार्टी के अंदर खींचातान चलती रहती है और बाद में इंदिरा गांधी द्वारा मोरारजी देसाई को सत्ता से बाहर रखने के लिए चरण सिंह को सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की सरकार 18 महीने बाद ही गिर जाती है और इस तरह चरण सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल 4 महीने तक ही चरण सिंह को अपना सपोर्ट देती है और 4 महीने बाद अपना सपोर्ट चरण सिंह से ले लेती है, जिसकी वजह से चरण सिंह भी देश के प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। और 1980 में दोबारा लोकसभा चुनाव आते हैं और दोबारा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से जो है बाजी मारती है और इस बार वो 353 सीटें प्राप्त कर लेती है और दोबारा अपनी सरकार
बनाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है। इसके बाद देखते हैं शाहजांच आयोग। 28 मई 1977 को आपातकाल की जांच करने के लिए एक शाहजांच आयोग बनाया जाता है। शाहजांच आयोग में 3 सदस्य थे। इसमें एक सदस्य श्री एस दत्त थे, वहीं दूसरी तरफ एम फिलिप भी इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार इसमें 3 सदस्य थे। और आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये श्री JC शाह की है, ये जो कि एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे। इसके बाद आता है 1974 की रेल हड़ताल। रेल हड़ताल जो 1974 में की गई थी, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इस रेलवे हड़ताल का जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा ही नेतृत्व किया जा रहा था। ये जो रेलवे हड़ताल की गई थी, ये रेलवे हड़ताल रेलवे के कर्मचारियों ने बोनस को लेकर की गई थी। रेलवे हड़ताल के कारण चीज़ें महंगी हो गई, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। लेकिन बाद में क्या होता है, इस रेलवे हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया था देश की सरकार द्वारा। रेलवे के जो कर्मचारी थे या जो मजदूर थे वो रेलवे पटरियों को उखाड़ने लगे थे, जिसकी रक्षा के लिए देश की जो सैन्य शक्ति है उसको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। बाद में जो देश के जो नेता थे उनके द्वारा आंदोलन के नेताओं को समझाया जाता है और हड़ताल को वापस ले लिया जाता है बिना किसी समझौते के। सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। इस हड़ताल के समय जो कर्मचारी मांग कर रहे थे उन सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर बाद में नेताओं द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस या रेलवे हड़ताल जो की गई थी उनके नेताओं को समझाया जाता है, जिसकी वजह से इस हड़ताल को वापस ले लिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।